तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज वीक का पहला दिन, मंडे, तारीख 2 मार्च, और उथल पुथल भरा आज पूरा दिन रहा, क्योंकि दो अदालतों में दिल्ली के मामला चल रहा था जिस पे सभी की नज़र थी, क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन था। 2 मार्च निर्भया के गुनहगारों की फांसी से एक दिन पहले का दिन, क्योंकि कल सुबह 6 बजे का वक्त था। लेकिन 22 जनवरी, उसके बाद 1 फरवरी, अब 3 मार्च, 3 तारीख टल गई। 3 डेथ वारंट बेकार गया, रद्दी की टोकरी में एक तरह से कहें तो चला गया। चौथे डेथ वारंट का अब इंतज़ार होगा, वो कब आएगा अभी पता नहीं, क्योंकि फ़िलहाल इस डेथ वारंट को सस्पेंड कर रखा है पटियाला हाउस कोर्ट ने। तो ये पूरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि एक शख्स जो दो बार तिहाड़ पहुँचे, पूरी तैयारी से सच कर संवर कर बाकायदा सैलून में जाकर शेप बनाता है, और उसे लगता है कि अब वो रिकॉर्ड तोड़ेगा अपने बाप दादा का, पहली बार अकेले फांसी देगा, और दो बार उसकी जो हसरत है वो अधूरी रह जाती है। बात कर रहा हूँ पवन जल्लाद की, जो दूसरी बार तिहाड़ जेल पहुँचे। कल दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास, संडे था और मैं घर पे था, तब फ़ोन आया। एक हमारे मेरठ के सहयोगी हैं उस्मान चौधरी, उनका, और फिर पता चला कि पवन जल्लाद के पास सुबह फ़ोन आया था मेरठ जेल से कि तिहाड़ जेल के ऑफिशियल चाहते हैं कि तुम दिल्ली पहुंचो, क्योंकि 48 घंटे से कम का वक्त है और फांसी दी जानी है 3 तारीख की सुबह। इसके बाद पवन जल्लाद सुबह निकलते हैं, घर से बाहर सैलून जाते हैं, शेप बनाते हैं। ये सारी तस्वीरें, वीडियो आप आज वारदात में 11 बजे देख सकते हैं। क्राइम तक पे भी अभी कुछ देर के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, बल्कि टीज़र में जो तस्वीर है वो उसी सैलून की तस्वीर है। फिर वो तैयार होके जो सरकारी अफसरों की गाड़ी है उसमें बैठ कर कल मेरठ से निकलते हैं। करीब 2.5 घंटे बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं, तिहाड़ जेल जाते हैं। और पहले भी तैयारी कर चुके थे, क्योंकि जो 1 फरवरी को फांसी होनी तो उससे पहले 29 जनवरी को पहली बार पवन जल्लाद जो है वो तिहाड़ पहुंचे थे, और 29, फिर 30, फिर 31, उसके बाद 1, 2, करीब तब 5 दिन तिहाड़ जेल वालों ने उनकी मेहमान नवाजी की, वहाँ रहे। लेकिन तब फिर डेथ वारंट जो है वो कैंसिल हो गया था, तो बिना फांसी दिए हुए आखिरकार 5 दिन जेल में रहने के बाद पवन जल्लाद लौट आए। जब वो जेल से बाहर आए तब बात भी हुई, उसका मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था। उसके बाद कई बार पूछा भी उन्होंने कि अब फांसी कब होगी। आखिरी में फिर दूसरी बार ये तारीख आई 3 मार्च, और पवन जल्लाद कल ही पहुँचे 1 तारीख को संडे, लगभग शाम 4 बजे के आसपास तिहाड़ में थे। और आज अचानक कोर्ट का फैसला आया, तो पवन जल्लाद को जब पता चला कि कल भी फांसी टल गई है तो बड़ा अफसोस हुआ। कहा कि ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार में तो मैं वापस आया था तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद अभी कुछ चीज़ें हैं, फांसी नहीं होगी, लेकिन इस बार मुझे यकीन था कि हो जाएगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसका बड़ा मुझे अफसोस है, इस बात का बड़ा दिल टूटा हुआ है। कैसे हो रहा है, एक ही बार में निपटारा हो जाना चाहिए, जो भी कानून में सब कुछ पहले हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। डेथ वारंट साइन करने से पहले, तारीख निकालने से पहले अदालत को सब कुछ देख लेना चाहिए, कौन सा केस पेंडिंग है, नहीं है, आगे क्या क्या रुकावट आ सकती है। तो ये सब बिना देखे वेखे हुए और सब कुछ, और बस डेथ वारंट निकाल देते हैं और फिर मैं पहुँचता हूँ और मेरी हसरत अधूरी रह जाती है। और ख्वाहिश ये है पवन जल्लाद की कि वो एक तो अकेले उन्होंने कभी अपने आज तक फांसी नहीं दी है, जो भी दी है अपने पिता और दादा के साथ मिलकर दी, और उनके पिता और दादा ने भी एक साथ 2 लोगों को मैक्सिमम फांसी दी है। तो 2 चीज़ें थी जिसका पवन जल्लाद को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। एक ये कि एक तो फांसी अकेले, और दूसरा अपने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ें, एक साथ 4 लोगों को फांसी दो जिससे पहले किसी ने नहीं दिया। तो ये दोनों रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन 2 बार तिहाड़ जाने के बाद ये रिकॉर्ड तो नहीं बना। हाँ, पवन जल्लाद के नाम एक दूसरा रिकॉर्ड बन गया, और वो दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वो देश के इकलौते ऐसे जल्लाद बन गए हैं जो 2 बार तिहाड़ जेल गए फांसी देने के लिए, और दोनों बार ही बैरंग लौट आए बिना फांसी दिए हुए। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है पवन जल्लाद का। अब तीसरी बार का, मतलब चौथी बार, बल्कि देखिए कब होता है जो डेथ वारंट है। डेथ वारंट चौथी बार निकलेगा, लेकिन पवन जल्लाद अब तीसरी बार तिहाड़ जाएंगे। अब तो ये हो गया है कि तीसरी बार, और इतनी सब कुछ हो गया है कि अगली बार भी क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कायदे से एक तरह से देखें तो फांसी भी
कानूनी झमेलों में फंसकर तमाशा बन गया है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आती हैं। किसी का कोई मजाक मौत का अगर उड़ाता है तो कायदे से कानून इसके ऊपर सख्त एक्शन लेती है, लेकिन कानून की वजह से ही अगर मौत तमाशा बन जाए तो फिर कोई क्या करे। और यहाँ वही चीज़ हो रही है। हालांकि इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हो रही, जो भी हो रहा है कानून के दायरे में रहकर हो रहा है। एपी सिंह जो निर्भया के गुनहगारों के वकील हैं, कानून की कमज़ोर कड़ियों को पकड़कर उनमें से एक एक ऐसी ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं जो कानून के जानकार को भी शायद उसकी पूरी जानकारी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, और वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं, अपना एक तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो कानून ने हक दिया वही। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं। तो इन सारी चक्करों में पवन जल्लाद का दिल टूटा हुआ है। 2 बार तिहाड़ गए, दोनों बार बड़े अरमान से घर वालों ने तमाम शुभकामनाएं देकर विदा भी किया, घर से विदाई दी। तिहाड़ पहुँचे, तिहाड़ में हैं, कल भी एक रात गुजार ली। अब आज वापस निकल गए हैं, क्योंकि अब क्लियर हो गया आज जल्दी ही कि अब फांसी होगी नहीं। पिछली बार तो कई दिन रहना पड़ा था। तो दिल टूटा हुआ है, रिकॉर्ड बने नहीं है, और जो रिकॉर्ड नहीं बनना था वो अपने नाम कर लिया कि 2 बार गए फांसी देने और दोनों बार खाली हाथ लौट आए। तो एक पहलू तो ये है। अब दूसरा पहलू ये है कि ये सब हुआ क्यों। आपको याद होगा कि इससे पहले 22 जनवरी की डेथ वारंट को लेकर मैंने कहा था कि उस वक्त शायद फांसी नहीं होगी। 1 फरवरी को लेकर भी मेरी राय यही थी। 3 मार्च को लेकर मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी मर्सी पिटीशन और कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो ये तीनों जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था। अब चौथा है। इन चौथी बार, चूँकि अब तारीख आएगी ही आएगी, उसमें 2 बार मर्सी पिटीशन को अदालत ने एक्सटेंड किया था, मतलब नई तारीख निकाली थी, और 2 बार सस्पेंड किया, मतलब उन्होंने अपने फैसले को ही रोक रखा है। और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं पटियाला हाउस कोर्ट ने की, क्योंकि लोअर कोर्ट को ही डेथ वारंट निकालने का अधिकार होता है। आज के बारे में एक तो कई चीज़ें एक साथ थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यों था कि 3 मार्च को फांसी नहीं हो सकती। पहली चीज़, जो दिल्ली हाई कोर्ट में होम मिनिस्ट्री एक अर्जी लेकर गई थी लास्ट मंथ कि एक ही जुर्म में अगर एक से ज़्यादा लोग गुनहगार हैं तो उनको एक साथ फांसी देने की बजाय अलग अलग भी फांसी देने का फैसला होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इसको नामंजूर कर दिया और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। होम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस मामले में एक साथ फांसी होनी चाहिए, अलग अलग हम इस पर फैसला सुनाएंगे। ये फैसला आना पहले था। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो है वो बीमार पड़ गए, जो खासतौर पर इस केस की सुनवाई कर रही थी। उसमें से एक अपनी लेडी जज भी थी, और उनमें से स्वाइन फ्लू भी हो गया। चलते चलते ये हुआ कि अब इसका फैसला 5 मार्च को करेंगे, मतलब ये अभी 3 दिन बाद। तो जब एक निर्भया के ही मामले में गुनहगारों को एक साथ फांसी होनी है, अलग अलग होनी है, इसका फैसला 5 मार्च को होना, जबकि फांसी 3 मार्च को दी जानी है, तो कहीं ना कहीं से एक इशारा मिल जाता है कि 3 मार्च को फांसी नहीं होगी। क्योंकि 5 मार्च को आप ये फैसला करें कि अच्छा इकट्ठे दें या 3 को दें, या जिसका पेंडिंग है उसको छोड़ के बाकी सबको दे दें, तब तक तो 3 मार्च निकल जाएगा। 3 मार्च को तो सबको फांसी हो जाएगी, तो फिर उस 5 मार्च के फैसले की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए एक इशारा यहाँ मिला। दूसरा, जो शुरू से एपी सिंह जिस तरीके से इस पूरे पैटर्न को अपनाए हुए हैं फांसी टालने के लिए, वो इस बार भी दिखा। पवन का क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन बचा के रखा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक की लाइफलाइन 3 की जिंदगी को आगे बढ़ा सकती है। अब लेकिन ये था कि कल फांसी होनी थी। पवन का कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग या लंबित नहीं था, तो उन्होंने फौरन फटाफट क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दिया उसका सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। अब ये हुआ कि अब भी कुछ नहीं बचा है, अब उसको फांसी दी जा सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में उधर सुनवाई हो रही थी, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी। सुबह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर, जो पवन के क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी ये थी कि क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई खुले में हो, ये एपी सिंह ने दलील रखी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऑलरेडी 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर दी है, तो खारिज कर दिया। दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जो डेथ वारंट कल के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने उस डेथ वारंट को खारिज करने या कल की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो दोनों झटके सुप्रीम कोर्ट से मिल गए एपी सिंह को, और ये पहले से तय था सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगी, क्योंकि डेथ वारंट या फांसी रोकने का ये जो तारीख है या अधिकार है वो पहले लोअर कोर्ट को है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से दोनों मामलों में झटके खाए, तब एपी सिंह पहुंचते हैं पटियाला हाउस कोर्ट,
और वहाँ ये कहते हैं कि अभी चूँकि कुछ लीगल रेमेडीज़ और जो लाइफ लाइनें बचे हुए हैं, तो इसलिए आप कल की फांसी को टाल दीजिए। अब लेकिन दलील देना ज़रूरी था कि आखिर कौन से लीगल राइट्स बचे हुए हैं या लाइफ लाइन। तो पटियाला हाउस कोर्ट जाने से पहले ही AP सिंह ने एक ये किया कि पवन, जिसकी मर्सी पिटीशन अभी बची हुई थी दया याचिका के रूप में लाइफ लाइन, वो राष्ट्रपति को भिजवा दिया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे इस मुवक्किल पवन की जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति भवन में गई हुई है, और जब तक वो फैसला नहीं आ जाता आप कल फांसी नहीं दे सकते। और अगर फैसला आ भी जाए तो भी आप उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से राष्ट्रपति भवन से दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद की आप तारीख देंगी मौत की, आज या कल की नहीं। तो ये दोनों चीज़ें, इस पर बहस हुई पटियाला हाउस कोर्ट में। जज ने बोला भी कि हमने आपको हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था उस वक्त, फिर आपने तब मर्सी पिटीशन दाखिल क्यों नहीं की, तब क्योरिटी पिटीशन दाखिल नहीं की। तब AP सिंह ने दलील दी कि हमने उस दौरान में और भी बहुत सारे पिटीशन दाखिल किए, और ये भी दलील थी कि इसी केस में जल्दबाजी क्यों, 7 साल के नाम पे जो ये हो रहा है कि जल्दी तो बहुत लेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस केस में ही हमेशा जल्दबाजी दिख रही, बाकी ऐसे केस 249 और ऐसे मामले हैं जो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग हैं, ऐसे और भी रेप के, मर्डर के, ब्रूटल क्राइम के केसेस हैं जिसमें फांसी की सज़ा हो चुकी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसी की क्यों हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर बहस हुई। अदालत ने करीब 3 बजे के आसपास अपना फैसला रिजर्व रखा, और शाम करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट ने AP सिंह की दलील और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया कि कल की फांसी या जो डेथ वारंट है उसको इस वक्त सस्पेंड करते हैं, स्थगित करते हैं, यानी कल फांसी नहीं होगी, और फांसी की अब नई तारीख बाद में हम ऐलान करेंगे, और वो शायद अब बाकी के केस को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें आज कोर्ट में हुई। अब चौथा डेथ वारंट कब निकलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है चौथा डेथ वारंट तभी निकलेगा अब जब फिर एक बार निर्भया के माँ बाप की वकील अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि अब तो मर्सी पिटीशन भी चला गया, खारिज भी हो गया, अब मर्सी पिटीशन के बाद ये जो एक और पोस्ट मर्सी पिटीशन को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वही है, बाकी 3 का हुआ नहीं है, तो अब तो आप निकाल दीजिए। अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसमें क्या संज्ञान लेता है। लेकिन कुल मिला के आज की तस्वीर यही है कि फांसी टल गई, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन यह है कि चौथी बार भी लगातार ऐसा होगा। इससे एक सवाल और उठता है, वो ये है कि एक तरह से मौत का तमाशा हो गया। अब अगर आप दूसरे पहलू से इसको देखें, आप ये छोड़ दीजिए कि किस तरीके का क्राइम था और क्या था, एक मिनट को उसको हटाते हैं। अभी मैं दूसरी बात करता हूँ। किसी भी हिंदुस्तान की अपनी जो IPC है, संविधान है, और जो अपना पूरा क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, किसी भी एक क्राइम के लिए किसी भी शख्स को एक से ज़्यादा मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, ये बड़ा क्लियर है। अब अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो निर्भया के इन 4 गुनहगारों को अब तक करीब 4 बार मौत की सज़ा मिल चुकी है, और ये 4 बार मौत को एक तरह से महसूस भी कर चुके होंगे। पहली बार जब 22 जनवरी को इनके लिए पहला डेथ वारंट निकला, सिर्फ डेथ वारंट को हम आप ये देखते हैं कि डेथ वारंट निकल गया, मौत की तारीख हो गई, और बस ऐसा नहीं है। जेल के अंदर जो जेल के मैनुअल हैं उसमें बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसे ही डेथ वारंट साइन होता है आपको मौत का एहसास होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे तब जब जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है, फिर आपको कोठरी से निकालते हैं, आम कैदियों के सेल से निकालते हैं, काल कोठरी में ले जाते हैं, और काल कोठरी में ले जाने का मतलब ये है कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अब मौत का दिन नज़दीक है। तो इन चारों को अब तक 3 बार काल कोठरी में निकाल कर ले जाया गया। पहली बार 22 जनवरी से पहले, दूसरी बार 1 फरवरी से पहले, तीसरी बार अभी ये जो कल फांसी होनी थी। तो 3 बार सारी तैयारियां हो गई, रस्सी भी चेक हो गई, फांसी का फंदा भी देख लिया गया, तख्ता भी चेक कर लिया गया, लीवर भी खींच लिया गया। इन चारों के कद काठी वजन के हिसाब से जो रेत की बोरियों में डमी फांसी भी दे दी गई। 2 बार तो जल्लाद भी वहाँ पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे के दिमाग में ये चीज़ तो एक डाल गया था कि अब मौत नज़दीक है और बस तारीख जो है वो आ गई, लेकिन हर बार टल गई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले ऐसे बहुत सारे केस हुए जब एक गुनहगार को फांसी की सज़ा हुई और वो जेल में और लंबे वक्त तक उसकी फांसी टलती रही, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे न जाने कितने ही गुनहगारों को इस बिना पर उनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया कि ये एक मौत की सज़ा के मिली इसको, लेकिन इसने कई मौत की सज़ा पाली, क्योंकि बार बार इसको एक तो मर्सी पिटीशन खारिज, बाकी चीज़ें, उसके बाद भी इसको फांसी नहीं दी गई और वो फांसी का इंतज़ार कर रहा, जेल में पड़ा।
तो इन सारी चीज़ों ने कानून का एक तरह से इसमें मजाक उड़ाया और इन लोगों को कई बार मरना पड़ा। तो इसीलिए ये देखते हुए इनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया जा रहा है। ये पुराने नज़ीर हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐसे बहुत सारे। तो अब यहाँ पे भी वही एक डर है, क्योंकि ये मामला एक दिन सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस का विषय होगा, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि फांसी को लेकर जिस तरीके से पिछले 3 महीने से अलग अलग लूपहोल्स, तमाम खामियां, कानूनी जो कमज़ोरियां ये उजागर हुई हैं, ये बताता है कि कितने सारे लूपहोल्स हैं। और इस लूपहोल्स की तरफ असल में किसी ने ध्यान दिलाया है तो उस AP सिंह है। तो इस पर भी बहस होगी। और ये भी हम मान के चल रहे हैं सिर्फ 3-4 चीज़ें कि मर्सी पिटीशन अब डाल दिया है, उसके बाद उसका पोस्ट मर्सी पिटीशन खारिज हो जाएगा और फांसी का रास्ता साफ हो जाएगा। मुझे अभी भी डाउट है कि ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ कानूनी तिकड़म, कुछ ना कुछ ऐसे कानून में जो लूपहोल्स और हैं ऐसी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम में आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि कहाँ कहाँ से आप अगर कानून अपने पेशे के प्रति वफादार हैं तो आप क्या क्या ढूंढते हैं कामयाब होने के लिए। AP सिंह ने विनय की जब दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की तो उसमें से एक पॉइंट निकाला था कि उस वक्त दिल्ली में इलेक्शन था और वो चुनाव आयोग में उन्होंने चैलेंज कर दिया था। और वो चैलेंज ये था जो मैंने आपको बताया भी था कि जब दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू था और उस वक्त जो दिल्ली के होम मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो कायदे से ना तो MLA थे और ना होम मिनिस्टर थे, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका था और चुनाव जारी था। ऐसे वक्त में उन्होंने विनय की मर्सी पिटीशन को खारिज किया, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि वो उस वक्त किसी पोस्ट पे पद पे नहीं थे। इसलिए उस मर्सी पिटीशन को खारिज किए जाने को गैर कानूनी करार दिया जाए। अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप देखिए कि कहाँ से सोच के निकाला गया। तो अभी तो ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि फांसी पे पहली बार इतनी डिटेल में बहस, इतनी डिटेल में सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब आँख खुली है जाकर। तो मेरा मानना है कि सिर्फ ये जो सबके लाइफलाइन है ये ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा और अब फांसी का रास्ता आसान है। मुझे थोड़ा सा अब भी डाउट है, अब भी मुझे लगता है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हम बाद में बात करेंगे कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन इस वक्त की तस्वीर ये है कि चौथी बार अब डेथ वारंट आएगा, मौत की चौथी तारीख निकली जाएगी और उस चौथी तारीख या चौथे डेथ वारंट का क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये देश के इतिहास में अपने किस्म का पहला केस है जिसमें एक फांसी के लिए 3 बार अब तक मौत की तारीख निकल चुकी है। 2 बार जल्लाद तिहाड़ जा चुका है और तीनों बार फांसी नहीं हुई। अब चौथे फांसी की तारीख आएगी। वो तारीख क्या 20 मार्च के बाद की होगी या अप्रैल की होगी ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ अब तय हो गई है कि ये चारों गुनहगार कम से कम इस बार होली तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद का पता नहीं। आसिम बैठा हुआ है, आपके बहुत सारे आज सवाल जवाब मैं देख रहा था मेल में, तो अब मैं आज सवाल जवाब ही शुरू करते हैं। शुरू करें। आज ये बीटी कैसे बोल रहा था, कानून का मजाक बन गया है, इतने दिमागदार जज हैं, ज़हीन दिमाग है, तो कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जिससे फांसी जल्दी मिल सके। BT से देखिए, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि फांसी जल्दी मिल सके। बड़ा कानून में एक चीज़ है कि अगर आपने एक कानून बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, रूलिंग हैं, तो इसमें ऐसा कोई काम AP सिंह जो निर्भया के गुनहगार के वकील हैं नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, जिसको हम इलीगल कह सकते हैं। बेशक हम में से बहुत सारे लोग AP सिंह से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि AP सिंह को फिर क्यों लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनता है, क्यों उनकी हर अर्जी पर सुनवाई होती है, क्यों फिर AP सिंह जो कहते हैं कम से कम वैसा ही फैसला कई बार आता है। इसका मतलब है कि AP सिंह जो कानून में खामियां हैं, जो कानूनी राइट मिला हुआ है, वो उसका अपना होमवर्क करते हैं और उस होमवर्क के थ्रू वो अदालत में पहुंचते हैं। जैसे आज का एग्जांपल देता हूं कि जब जज पटियाला हाउस कोर्ट में जब बहस हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि अदालत ने कहा कि आपने क्या बना रखा है, ये बार बार इस तरीके से आप लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं ये, लेकिन अदालत को ही मालूम है कि टाइम फ्रेम है ही नहीं। अब आज जब बताया गया कि मर्सी पिटीशन हमने दाखिल कर दिया है, तो अदालत ये नहीं कह सकती थी कि आपने इतना देर के बाद मर्सी पिटीशन दाखिल किया, हम इसको खारिज करते हैं और कल ही फांसी होगी। कह ही नहीं सकती थी। अगर कह देती अदालत तो उसी वक्त फ़ौरन वहाँ से AP सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुँचते और इसको चैलेंज करते और वो जीत जाते। उसकी वजह ये है कि कानून में ही टाइम फ्रेम नहीं है, तो फिर अदालत कैसे फैसला दे सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा ये था कि हटाना है कल की फांसी की तारीख को, आप रद्द कर दीजिए, नई तारीख दीजिए। AP सिंह ने एक दलील दी और एक पेपर दिया। उस पेपर में बाकायदा हाईलाइटेड था, वो मुझे मेरी एक सहयोगी पूनम शर्मा उन्होंने दिखाया भी। उसमें भाई सुप्रीम कोर्ट की 14 की रूलिंग थी
कि अभी मर्सी पिटीशन दाखिल किया है। मर्सी पिटीशन बेशक आज खारिज हो जाए, लेकिन खारिज होने के बाद आपको 14 दिन देना पड़ेगा मौत के लिए, मतलब आज से 14 दिन के बाद की तारीख। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का कानून कह रहा है। अब इसको पढ़ने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के जज कैसे कल की फांसी को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि अगर ये इसके खिलाफ जाते तो 1 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट उसको पलट कर रख देती। तो वो वही कर रहे हैं जो कानून में है। अब इसको आप कमज़ोर कड़ी कहिए, लूपोल्स कहिए, जिस तरीके से भी नाम ले, लेकिन शायद कभी हमने पहले इससे किसी ने सोचा नहीं था कि इसका इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे ऐसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मेरी नज़र में ये वही हो रहा है जो कानून के दायरे में रहकर और कानून ने जिसने हक दिया है। सर दीक्षा है बोल रही है कि सर इस तरीके का अगर अब कोई नियम बनता है फांसी जल्दी होने के, तो क्या वो इस केस पे लागू होगा या और केसेस पे लागू होगा? नहीं दीक्षा जी, अगर मान लीजिए कि कल को एक नया कानून बन जाता है कि अब जिसको भी मौत की सज़ा होगी और उसको मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद 14 दिन की जगह 7 दिन ही मिलेगा या 2 दिन मिलेगा, और मर्सी पिटीशन को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते या बाकी ऐसी चीज़ें, तो वो इस केस पे लागू नहीं होगा। जो भी कानून नया बनता है या कुछ होता है वो इसके बाद वाले, क्योंकि जब कानून बनेगा तो वो तारीख उसमें डाली जाएगी। तो अगर मान लीजिए ये कानून कल बनता है 3 तारीख, तो 3 मार्च से वो लागू होगा, लेकिन 3 मार्च से पहले के केसेस पे लागू आप नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर सौरभ आनंद है बोल रहे सर पवन जल्लाद तिहाड़ जेल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब पर है या उसे पार्ट टाइम बुलाया जाता है, और खाली टाइम में वो उसके क्या रवैया होता है, क्या काम करते हैं? गौरव साहब, जो जल्लाद होते हैं, आपने कहा पवन जल्लाद तिहाड़ जेल के परमानेंट जल्लाद हैं, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जो जल्लाद है किसी जेल का परमानेंट नहीं है। एक नाटा जल्लाद जो कोलकाता के थे वो परमानेंट पगार पर थे, सैलरी पर, उसके बाद और कोई नहीं है। बाकी इन सबको एक तरह का भत्ता मिलता है। तिहाड़ जेल से कोई लेना देना नहीं है पवन जल्लाद का। पवन जल्लाद मेरठ में रहते हैं। पवन जल्लाद का जो सीधे संपर्क है वो यूपी सरकार से है। और मेरठ में जो सेंट्रल जेल है जहाँ पे फांसी की सुविधा है, हर जेल में फांसी एक तो होती नहीं है, तो मेरठ में ही, जैसे अगर इसको सुरेंद्र कोहली निठारी कांड में फांसी होगी तो वो मेरठ जेल में होगी, तो वो मेरठ जेल के पेरोल पे है, एक तरह से उसको एक लमसम पैसा महीने में दे देते हैं, और जब फांसी होती है तो फिर कुछ उसका जो सरकारी है कितने पैसे, कुछ बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, तो वो दे देते हैं। लेकिन इनका ये कि हर महीने सैलरी तनख्वाह मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर नीलेश राठौड़ है बोल रहे हैं सर एक चीज तो है कि अब 249 केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं निर्भया केस के अलावा, अब राष्ट्रपति उस बारे में भी सोचेंगे और उन पर भी जल्दी फैसला आएगा। उम्मीद यही है कि अब बाकी चीज़ों को भी, बाकी केस को भी इसी तरीके से लें, क्योंकि एक हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं 7 साल हो गए अभी तक फांसी नहीं निर्भया के गुनहगारों को, लेकिन ये बोलते बोलते हम ही सब भूल जाते हैं कि 7 छोड़िए 10, 15, 17, 20, 25 साल हो गए ऐसे ऐसे जो केस मर्सी पिटीशन के भी पड़े हुए राष्ट्रपति भवन में, तो उनका क्यों नहीं हिसाब किताब होता है, उनके साथ भी ऐसी चीज़ें क्यों नहीं आता। ये बात और यही चीज़ें पॉइंट AP सिंह बार बार उठा रहे हैं कि एक की तरफ आप इस तरीके से जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन भी कुछ घंटे में खारिज हो जाता है, मर्सी पिटीशन भी राष्ट्रपति जो है वो कुछ घंटों में खारिज कर देते हैं, और एक तरफ 10-10, 15-15 साल से मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति भवन में। तो ये भेदभाव क्यों? क्या बाकी के क्रिमिनल, बाकी के बलात्कारी, बाकी के कातिल वो बुरे नहीं हैं? और अगर बुरे नहीं हैं तो फिर उनको फांसी क्यों है? तो ये सवाल अपने आप में भी वैलिड है। सर अमाल लक्ष्मण त्यागी है बोले सर अगर फांसी की डेट फिर मिलेगी तब AP सिंह शायद ये बोले कि उन लोगों को फांसी क्यों नहीं हो रही है जो बाकी 249 हुए हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? नहीं अमान साहब, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा कि अगर फांसी की नई तारीख आती है तो इस ग्राउंड पे कि 249 लोगों को फांसी होनी चाहिए, इस फांसी पे कोई असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सोचने पे मजबूर करेगा कि, क्योंकि ये बात पॉइंट के लायक है कि एक बार जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है, एक बार मर्सी पिटीशन जा चुका है, तो फिर वहाँ पे इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंसाफ का मतलब होता है सभी के लिए बराबरी। एक क्राइम में आप जल्दबाजी सब कुछ कर रहे हैं, बाकी के क्राइम की तरफ से आपने आंखें बंद कर रखी हैं, तो ये फिर अधूरा इंसाफ। तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी गाइडलाइंस, मुझे लगता है टाइम फ्रेम, मुझे लगता है इस केस के बाद बहुत सारी चीज़ें फांसी को लेकर कानून में और बाकी चीज़ों में बदलाव आएगा। सर महेश चंदक है बोले सर 5 मार्च को फांसी अलग अलग होने का फैसला आ जाता है तो क्या फांसी होगी? अगर 5 मार्च को, ये बड़ा महेश साहब आपने वैलिड सवाल पूछा कि अगर 5 मार्च को अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग फांसी दी जा सकती है एक साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फांसी देने पर रोक लगा रखी है शत्रुघ्न चौहान 2014 के केस में। अब अगर वो दे देती है तो फिर यह है कि
एक मान लीजिए किसी वजह से कोई अड़ंगा लगा देता है या दो, तो एक दो के चक्कर में बाकी नहीं बचेंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन ये है कि इसके बाद जो फिर तारीख आएगी उसी तारीख पे ही फांसी होगी, और जिसके लाइफलाइन सारे ख़त्म हो गए हैं फिर हो सकता है कि उनको बारी बारी से फांसी दे दिया जाए। और ये 5 तारीख का अभी भी मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि वो तय करेगा कि अब ऐसे केस में जिसमें एक ही जुर्म में एक से ज़्यादा लोगों को सज़ा हुई है, तो क्या किसी एक की आड़ में बाकी लोग अपनी फांसी टलवा सकते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। सर संजय परिहार ने बोला सर जो लोग अगर फांसी उनको सजा होती है लेकिन ऐसे पिटीशन वगैरह में 14 साल 10 साल जेल में रहते हैं, क्या उन लोगों की सजा जायज़ है या उन लोगों को फांसी होगी, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी? संजय साहब, मैंने अभी आपको पहले जवाब दिया इसका कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद सालों जेल में रहे, और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई लोगों की सज़ा उम्र कैद में बदल दी। तो ये हुआ है। तो यही सारी चीज़ों की जो असल में इसका एक तरह से इलाज है वो ये है कि अगर सब कुछ टाइम फ्रेम हो, इतने दिनों के अंदर क्यूरेटिव, इतने दिनों के अंदर मर्सी, इतने दिनों के अंदर राष्ट्रपति की तरफ से फाइनल फाइल आनी चाहिए, और इतने दिनों के अंदर जेल प्रशासन या कंसर्न स्टेट की गवर्नमेंट है वो उस पर संज्ञान ले, और ये सारी चीज़ें मिल के करें, तो मुझे लगता है कि फिर वक्त पे फांसी होगी, डिले नहीं होगा। सर अक्षय बोल रहा है कि 14 दिन का जो रूल है वो 2014 में आया था, लेकिन ये केस 2012 का है, फिर इस मामले में ढील क्यों? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि अब जब भी किसी एक जुर्म में एक ही साथ सज़ा होगी तो फिर जो सभी को एक साथ सज़ा दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 2014 तक निर्भया केस में आखिरी फैसला कोर्ट का नहीं आया था। 2012 में ये 16 दिसंबर को हुआ। 2013 में लोअर कोर्ट ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था जिसमें मौत की सज़ा दी थी। उसके अलावा 2014 के आखिर में जब शत्रुघ्न चौहान वाली जजमेंट आई, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, और फिर 2017 मई में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। तो फांसी की सज़ा 2012 में हो गई थी ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी तीनों कोर्ट के फैसले आने बाकी थे, इसलिए इस केस को भी आप उससे अलग नहीं कर सकते थे। कुंतिल अकाउंट है, बोले सर हमारा कानून जो है अंग्रेजों के ज़माने का है, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत साल पहले ही चेंज हो जानी चाहिए थी, और क्या उम्मीद है आने वाले समय में चेंज हो पाएगा? कुंदल साहब, हमेशा वक्त के साथ कई चीज़ें होती हैं जो कानून में बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले तक किसी को पता नहीं था साइबर क्राइम नाम की कोई चीज़ होगी या साइबर जैसी कोई चीज़ आएगी, तो वो आईपीसी में और कहीं नहीं था। धीरे धीरे आता गया, वो जुड़ता गया, ऐसे बहुत सारे आईपीसी के नए नए सेक्शन लग गए उसमें। तो वक्त के साथ जब चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे पहले टेररिज्म का नहीं था तो टेररिज्म जुड़ा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ बदलते हैं और आप जोड़ते रहते हैं। लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि कानून में बुराई नहीं है, लेकिन ये चीज़ों की तरफ से अभी तक आँख हम लोगों ने बंद कर रखी थी। हमें इतना ही पता था हम सबको कि एक बार तीनों अदालत ने फांसी की सज़ा दे दी तो हो गई, अब राष्ट्रपति के पास है जी, माफ़ कर दे या छोड़ दे, बस हम इतना ही जानते थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे कि राष्ट्रपति के माफ़ करने को भी चुनौती दे सकते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन नाम की कोई चीज़ होती है, क्यूरेटिव को भी दोबारा दे सकते हैं, इवन जो रिव्यू पिटिशन है उसको भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब आंखें खुली हैं। सर अमाल लक्ष्मण है, बोले सर एपी सिंह का ये भी कहना है कि पवन इस अपराध में नहीं था और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि सीबीआई जांच होगी? नहीं नहीं, ये सब अब अमन साहब बेकार की अब चीज़ें हो गई हैं कि ये गुनाह, हर देखिए जो अक्यूज का वकील होता है वो अपने मुवक्किल को बेकसूर ही बताएगा। अगर वो गुनहगार बोल देगा चाहे किसी भी फोरम पे, तो फिर वो तो केस पहले ही दिन हार जाएगा। तो ये उनका काम है, और ये शुरू से ही कहते रहे। यहीं आकर उन्होंने कहा था कि जब रेप हुआ तो ये वहाँ था, वो वहाँ था, कोई स्पॉट पे नहीं था, जबकि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि सारे मौजूद थे, चाहे वो जितने भी सबूत हैं उनके ज़रिए। तो और सीबीआई मतलब ही जब सारे केस का निपटारा हो चुका, कोर्ट का फैसला आ गया, राष्ट्रपति के दरवाजे से भी खाली लौट आए, तो अब ये सब चीज़ें सिर्फ एक जो वकील है डिफेंस का, ये उसके बोलने के लिए ठीक है, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से दूर है। सर देवेश साहू है, बोल रहे हैं कि अभी आपने यहाँ पे क्राइम तक पे लॉयर को बुलाया, दोनों पक्षों के, आपने उनके पेरेंट्स को नहीं बुलाया, उनको भी बुलाया, हमने उनको भी बातें सुनी। एक दिन मैं ज़रूर पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा। असल में मैं थोड़ा सा, ये इशू ऐसा है कि मजबूरी एक दो बार हुई जब मैंने किया, वरना मैं ऐसे सब्जेक्ट पे थोड़ा सा माँ बाप से बात करते हुए अपने आप को कभी कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। और जो निर्भया की माँ आशा देवी हैं वो बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरी सोच कहीं और चली जाती है, तो बचता भी हूँ। अगर ना बचूँ तो मैं, लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें हो जाए
तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और बात भी करूँगा। सर सुनील चौहान है बड़ोदरा से, बोल रहे हैं सर कोर्ट को जब पता है कि कानूनी कार्रवाई बाकी है तो डेथ वारंट क्यों जारी होते हैं, माँ बाप को भी आस मिलती है। यही बात तो सुनील साहब उस वक्त से कर रहे हैं हम लोग कि कोर्ट को मालूम है, हिसाब किताब पहले कर लेते हैं कि इसका कितनी लाइफ लाइन बाकी है, कौन कौन से और पैतरे आजमाए जा सकते हैं। तो ये डेथ वारंट रद्दी की टोकरी में जाने की बजाय फिर सही इस्तेमाल हो जाए कि एक ही बार कर लें सब कुछ अंदाज़ा लगा के। लेकिन क्या है कि कोर्ट की भी अपनी बहुत सारी मुश्किलें हैं, अपनी बहुत सारी और भी मजबूरियां हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के चक्कर में मौत जो है वो तमाशा बन के रह जाता है। सर मयंक पटेल है, बोल रहे हैं कि इस केस में फांसी उम्र कैद में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। मयंक साहब अभी तक के हालात को देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगभग सभी की दया याचिका खारिज हो चुकी है, सभी के साथ एक ही जैसा बर्ताव हुआ है। तो अब ये कि इनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दें मुझे मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी भी है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, डिले हो रहा है, 3-3 डेथ वारंट, मौत की नई नई तारीख, 2 बार जल्लाद का जाना। मुझे डर ये है कि कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई सॉलिड वकील मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह सकता है कि उनके मौकिल को और कितने बार मारोगे, तो इनकी तो हो गई, अब इनकी सज़ा कम कर दो। तो राष्ट्रपति का तो पता नहीं, लेकिन कानून के नज़र में अगर कानून देखे तो क्या पता कल को कह दे कि हाँ ठीक है यार इनका बहुत हुआ, चलो उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ग्राउंड तैयार हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि आप 3 बार आप डेथ वारंट जारी करते हैं और उन सबको पता है कि अब मुझे मरना है, इस तारीख को मरना है, और फिर उस तारीख को उनको मौत नहीं दी जाती। तो ये उनका कोई भी एक समझदार वकील खड़ा होकर कह सकता है कि 3-3 बार उनको मौत के करीब ले गए, मेंटली वो हर पल मरते रहे, दिमागी रूप से मरते रहे, डर और दहशत में मरते रहे, तो और कितनी बार आप मारेंगे। तो ये तो कानून का भी मजाक है। कानून ने भी कहा एक ही बार फांसी होनी चाहिए, पर उनको तो अब तक 3 बार फांसी आप लोग दे चुके हैं इस तरीके से। तो ये नाइंसाफ़ी है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के ग्राउंड बन जाती हैं। आज शायद आपको मेरी ये बात अटपटी लगे, लेकिन कई केसेस में ऐसे हुए हैं जो कभी मीडिया में उस तरीके से नहीं आए, मीडिया ट्रायल नहीं बना, वो केस आम केस था। लेकिन इसी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला है। सर कुरैशी बॉयज करके अकाउंट है, बोले सर बहुत से लोग हैं जो एपी सिंह को गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये उनका प्रोफेशन है। और दूसरी चीज उन्होंने जो ये कर रहे हैं उससे कई यंगस्टर जो लॉयर हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, क्या इसमें गलत है? देखिए कुरैशी साहब, मैं उस दिन भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था, आज भी मैंने शुरू से कहा है कि मेरी नज़र में बहुत सारे लोग जो नफरत करते हैं एपी सिंह को या गाली देते हैं, एक तो मैंने उस दिन भी कहा था कि उस मामले में कम से कम परिवार के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आपकी किसी से राय मिलती हो ना मिलती हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे तमाम लोगों से एक लाइन कहूँगा, अगर एपी सिंह कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो फिर कायदे से उनको जेल में होना चाहिए। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि एपी सिंह एक तरह से कानून का भला कर रहे हैं। अगर एपी सिंह ये केस न लड़ते निर्भया के गुनहगारों का, और मान लीजिए कोई और वकील न लड़ता, तो आज 7 साल बाद हम इसे अभी फांसी की बात ही नहीं कर रहे होते, ये मामला तो अभी किसी और कोर्ट में अटका होता। क्योंकि कानून में एक और है कि अगर किसी गुनहगार को कानूनी राइट, उसका सारा कुछ नहीं दिया गया, उसके केस के लिए कोई वकील नहीं आता है, तो उस केस का कभी फैसला नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए कि इस देश के सारे वकील ये तय कर देते कि इसका कोई वकील ही नहीं होगा और सब इनकार कर देते, तो शायद ये केस अभी 7 साल तक अपने अंजाम को नहीं पहुँचता, बल्कि और टाइम लगता। तो इसलिए मेरी नज़र में कानून में जो है, जो लूपहोल्स है, वो एपी सिंह उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने मौकिलों की जो सांसों की गिनती है वो बढ़ा रहे हैं, उसको जीने के दिन और ज़्यादा दिला रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। सर राजीव देवनाथ है, बोल रहे हैं सर कि आपको नहीं लगता कि एपी सिंह के ऊपर अदालत जो है कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बना रही है कि ये केस किसी तरह से खत्म हो जाए, इसलिए लगातार डेथ वारंट दिए जा रहे हैं, उनकी अपीलें खारिज हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं? राजीव जी, मुझे नहीं मालूम, एक लाइन ये था जो बार बार एपी सिंह लगातार हर कोर्ट में कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि मेरे ही केस में इतनी जल्दबाजी क्यों, बाकी अदालत के इतने सारे जो केस पेंडिंग है उसमें इतनी जल्दी क्यों फैसला नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि रिट पिटिशन दाखिल किया, अगले कुछ घंटों में फैसला आ जाता है। राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन भेजा, अगले कुछ घंटों में या 1 दिन के अंदर ही खारिज होकर आ जाता है। ऐसे बाकी केसेस में ये फुर्ती और चुस्ती क्यों नहीं दिखाई जाती है? कहीं ना कहीं वो पॉइंट बड़ा वैलिड है। मेरा भी ये मानना है कि अगर ऐसे बहुत सारे केसेस और हैं जिसमें इतनी जल्दी तेज़ी दिखाई जाए तो इससे लोगों का ही भला होगा। जो इंसाफ की आस में बहुत सारे लोग आज भी आंखें बिछाए हुए हैं और सालों से भटक रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, आप उनके दिल से पूछिए, तो उनके लिए भी तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये शिकायत गलत भी नहीं है।
सौरभ, मैं आपके सवाल के जवाब के साथ ख़त्म करूंगा क्योंकि कुछ लोगों ने बुलाया, लेकिन आपका सवाल सुन के मुझे मुस्कुराहट हंसी इसलिए आ गई कि अभी मुझे पता चला, मेरे एक कुलीग ने बताया कि अब जब AP सिंह जी कोर्ट में पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे मुवक्किल को भी फांसी की सज़ा हो गई है, घर में कुछ काम है, इतने महीने की मोहलत दिला दीजिए, फांसी टलवा दीजिए, जो फीस है आप ले लीजिए। तो मैंने सुना है कि वो अच्छी खासी फीस भी देते हैं और वो सारे लोग हंसते भी हैं, लेकिन ये एक पहचान बन गई है। और जिस तरीके से AP सिंह इस केस को लड़ रहे हैं, मैं बाकी चीज़ें नहीं कहूँगा, सिर्फ एक लाइन ज़रूर कहूँगा सीरियस नोट पे, कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो AP सिंह के एकदम दुश्मन हैं, ख़िलाफ़ हैं, मिलते हैं, एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि यार इस आदमी ने ना जजों को भी अटेंशन की मुद्रा पे ला दिया। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके पहुंचता है कि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, हम लोग कई बार गलतफहमी में जीते हैं कि जैसे आप मान के चलते हैं कि क्राइम रिपोर्टर है तो सारे सेक्शन सारी धाराएं याद हो, ऐसा नहीं होता। मुझे सारी धाराएं नहीं पता है। वकीलों को सारे IPC के सेक्शन याद नहीं होते हैं, जब ज़रूरत होती है वो बुक खोलते हैं, देख लेते हैं। उसी तरह जो जज होते हैं उन्हें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पता हो, वो भी सहारा लेते हैं पिछली रूलिंग्स का, पिछले जजमेंट का, बुक्स का। तो जब AP सिंह ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर जाते हैं तो कई बार उन्हें भी लगता है कि ये है क्या, फिर वो देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो लिखा हुआ ऑलरेडी। तो इसका मतलब है एक चीज़, ये सारी चीज़ों को साइड करके मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि वो इस केस पे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सच्चे प्रोफेशनल और जिसको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तरक्की करनी है और अपने आप को झोंक देना है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल सेट किया है। और उनके जो दुश्मन वकील हैं वो भी इस चीज़ में लोहा मानते हैं। सर क्षितिज है बोल रहे हैं कि सर ये सब जो इंटरव्यू चल रहे हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये मीडिया ट्रायल हो गया है, इस केस को इसलिए ज़्यादा तूल मिल रही है? क्षितिज साहब, मैं कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ें हम जैसे मैं आप चलिए आप ही सबसे पूछता हूँ बस कि आप में से कितने लोग हैं ऐसे क्राइम तक फैमिली के? मेरे मानना है कि मेजोरिटी जो है वो AP सिंह को शायद नहीं पसंद करती है, गाली देती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सिंपल सा है कि क्या ये इकलौता एक केस है जिसमें हम सब चाहते हैं कि बहुत देर हो गया, अब ये होना चाहिए? हम क्यों भूल जाते हैं जो 249 केस राष्ट्रपति के पास लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, दर्जनों केस रेप के हैं, रेप के बाद मर्डर के हैं। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या वो रेपिस्ट अच्छे वाले रेपिस्ट हैं, वो अच्छे वाले कातिल हैं जिनकी वजह से तरफ से हमने आंखें मूंद कर रखी हैं? कानून का मतलब होता है और इंसाफ का मतलब होता है सबके लिए बराबर होना। तो कहीं ना कहीं हर एक को इंसाफ वक्त पे मिलना चाहिए। मेरी नज़र में 7 साल में वाकई बहुत देर है, इसलिए कि जिस तरीके से निर्भया का केस हुआ, लगा था कि आनंद फानंद में सब कुछ होगा, लेकिन आनंद फानंद में कुछ हुआ नहीं। 7 साल, 7.25 साल तो अब हो ही गए। लेकिन फिर बाकी केसेस का भी क्या? ऐसा ना हो कि हम सिर्फ निर्भया के इन गुनहगारों को फांसी पे टांग के उसके बाद भूल जाएं, घर जाकर सुकून करें कि चलो आज हिसाब हो गया, वो चारों मर गए और अब इस देश में कोई ऐसा रेप नहीं होगा, अब इस देश में कोई किसी निर्भया को कोई इस तरीके से मारेगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि उनको कल फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या निर्भया के इन 4 गुनहगारों की फांसी के बाद इस देश में रेप और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि 16 दिसंबर 2012 से पहले जो रेप के डेटा थे देश में, वो उसके बाद से लगातार बढ़े, इस साल भी बढ़े। तो ये तभी बदलेगा जब एक तो कानून तो है, कानून का वक्त पे पालन हो और कानून का खौफ मुजरिमों के दिल में हो, तभी ये चीज़ें होंगी। सर मुदीता है बोल रहे हैं, सर निर्भया के अलावा कई सारे गैंगरेप केसेस इंडिया के अंदर हुए, चाहे वो आसिफा का हो, कठुआ हो, किसी में इतनी लोगों ने शिद्दत से ये नहीं चाह के फांसी हो, लेकिन इसमें चाह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बदलाव की ओर पहला कदम है? देखिए मुदिता जी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए बदलाव की। मैं कहता हूँ कि एक अच्छी चीज़, इसमें पॉजिटिव चीज़ ये कि कम से कम निर्भया के केस ने इस देश को झकझोरा कि रेप ऐसा नहीं है कि हम लोग सुने और भूल जाएं और घर पे जाकर आराम से सो जाए। अंदर से झकझोर के रख देती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के इसमें कहा भी था एक रूलिंग में कि एक मर्डर और एक रेप में फ़र्क ये है कि मर्डर आपके जिस्म को छलनी करता है, रेप आपकी रूह और आत्मा को छलनी कर जाती है, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उसी उसमें जीते हैं। इसने एक नई दिशा दी है कि एक सोचने पे मजबूर किया कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चूंकि दिल्ली में निर्भया केस हुआ और ये सारी चीज़ें लगातार सुर्खियाँ बनी, पर इसके बीच में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे गैंग रेप्स और बाकी अलग अलग स्टेट्स में हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इवन हम मीडिया वाले भी कम बात करते हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हर केस के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाएं और हर केस को उसी तरीके से लें कि इसका भी फैसला जल्दी होना चाहिए,
तभी सही मानों में इंसाफ होगा। सर दीपांकर है बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता इस केस का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं खामी की वजह से ये मामला टलता रहा, क्या ये सच है? नहीं, कोर्ट का जब फैसला था, देखिए सिंपल सी इसमें दो चीज़ें हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हमने, उसने 9 महीने में फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने 1 साल 2 महीने लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल लिए। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया। अब जब तक यहाँ पे केस है तब तक यहाँ पे सिर्फ कोर्ट का रोल है, इसमें किसी भी सरकार की, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल या दिल्ली सरकार पर हम ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, ब्लेम कहाँ से शुरू करेंगे? मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी चारों को। उसके बाद से ये जेल में है। पहली बार कब आता है होश? जब ये जो हैदराबाद वाला केस होता है, और 2018 में निर्भया की मां पटियाला हाउस कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि इनको तो फांसी की सज़ा हुए हुए 1 साल हो गया, अब तो डेथ वारंट निकाल दो, पर कोई नहीं निकालता। यहाँ से दिल्ली सरकार की गलती शुरू होती है, इसलिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के अंडर आता है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्हें ये होश होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस किस लोगों को फांसी की सज़ा हुई है और कब से हुई है और उनका स्टेटस क्या है। और उनको तिहाड़ जेल ऑफिशियल को बोलना चाहिए कि भैया इनको कब तक बिठा के खिलाओगे, जेल की रोटी तुड़वाओगे। आप इनको बोलो कि अपने जो बाकी जो रेमेडीज़ हैं, इनके लीगल जो इनके राइट्स बचे हुए हैं उसको पूरा करें और जो भी फैसला वो ख़त्म करें। तो मई 2017 से दिल्ली सरकार की पूरी गलती थी। उसने याद ही नहीं रखा कि निर्भया के 4 गुनहगार भी हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है, तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं सरकारी पैसे पे, और उनका कोई होश नहीं। वो तो निर्भया की मां जब 2018 अक्टूबर में कोर्ट में गई तब होश आया, तब भी दिल्ली सरकार ने फिर भी कुछ नहीं किया। 2019 में जब ये हैदराबाद इंसिडेंट होता है तब फिर निर्भया की चीज़ें सबको याद आती हैं, तब फिर उंगली उठती है, तब दिल्ली सरकार को याद आता है, तब कोर्ट के नोटिस पर दिल्ली सरकार जवाब देती है, और फिर ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने पिछले 3 महीने से हो रहा है वो सामने आता है। सर कमलेश जोगी हैं बोले सर एपी सिंह लॉ को सुधारने में हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अभी तक तो हेल्प किया ही है कमलेश सिंह जी। जिस तरीके से फांसी, मतलब मेरे जैसे मुझे खुद नहीं मालूम था कि फांसी की सज़ा होने के बाद और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अपने पूरे क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं मालूम। हालांकि मैं लीगल रिपोर्टिंग नहीं करता हूं, लेकिन क्राइम से इसका बड़ा रिश्ता है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था। तो मेरी भी आंखें इस केस के बाद ही खुली हैं। तो कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी बदलाव हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें इस केस से कम हमारे जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म आएगा, ये मुझे उम्मीद है। फरहान अहमद है बोल रहे हैं कि अगर पवन सच में जुवेनाइल था तो क्या उसके साथ आपको नहीं लगता है कि ज्यादती होगी? देखिए, पवन जुवेनाइल था ये इस बारे में अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। जो कई चीज़ें आई उसमें, हालांकि इसमें 1-2 चीज़ें मैंने कोशिश की मंगाने की, अभी तक वो मिली नहीं है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो स्कूल में दिया गया था वो ये था कि फ़र्ज़ी था, लेकिन उसका क्या रिकॉर्ड रहा, किस बात पे फ़र्ज़ी माना गया, ये सारी चीज़। लेकिन अभी तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ने उसके जुवेनाइल होने की बात, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के असली होने की बात से इनकार किया। सर राज पांडे हैं बोल रहे हैं कि सर पेंसिल्वेनिया यूएसए से हैं, आपका शो रोज देखते हैं, आपका बहुत बड़ा फैन है, कॉलर बम वाली स्टोरी में बहुत अच्छी लगी और वो समर में इंडिया आके क्या आपसे मिल सकते हैं? राज पांडे साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप आएँ, ज़रूर मुलाकात होगी। और कॉलर बम की स्टोरी मुझे खुद बड़ी मतलब फैसिनेटेड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत सारे लोगों ने उस पर मेल भी लिखा था, तो थैंक यू वेरी मच। चलो लास्ट बताओ। पाकिस्तान की निर्भया की स्टोरी भी सुनने के लिए। पाकिस्तान की निर्भया एक स्टोरी मैंने पाकिस्तान की सुनाई थी इसी तरीके की, मैं सुना चुका हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। मुझे याद आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैंने एक पाकिस्तान की निर्भया की कहानी सुनाई थी। अगर नहीं सुनाई है वो वाली तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है। खैर, तो आज इतना ही। अब फांसी चूँकि टल गई है तो अभी कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें शांत रहेंगी। आगे क्या होता है उसका अपडेट आपको देते रहेंगे, जो कोर्ट में होगा। खासतौर पे 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। बाकी अब दिल्ली शांत है, 7 दिन के बाद सब कुछ कूल है। कल शाम को बड़ी तेज़ी से रूमर फैला था पूरी दिल्ली में कि पता नहीं लोग कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, और अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। मेरा हमेशा सभी से ये अपील है कि अफवाहों पे कभी ध्यान न दिया करें, और अफवाहें सबसे ख़तरनाक चीज़ होती हैं। तो कुल मिला के दिल्ली में शांति है, ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है। जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक था, लेकिन अब दुआ यही कि सब कुछ ठीक रहे। तो कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।